सुबह का वक्त है। घर के अंदर का माहौल बहुत गमगीन है। तीनों भाई मनोज, लखन और रवि अपनी इकलौती बहन राधा के बिस्तर के पास बैठे हैं। राधा बेसुध पड़ी है और वैद्य जी उसकी गंभीर हालत की जांच कर रहे हैं। अब जल्दी बताइए वैद्य जी, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ वैद्य जी, मेरी बहन को हो क्या गया है? मतलब वो 1 महीने से लगातार बीमार है। हम लोग इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हैं। माजरा क्या है वैद्य जी? हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, तुम तीनों भाई अब कान खोलकर बात सुनो। तुम्हारी बहन को बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी बीमारी अब बहुत गंभीर हो चुकी है। जहर इसके शरीर में फैल रहा है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वैद्य जी, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करूंगा। बेटा, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए सबसे बेशकीमती जड़ी बूटी लगेगी, और वो जड़ी बूटी कोई थोड़े बहुत पैसों से थोड़ी ना आएगी। कम से कम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करनी पड़ेंगी, तब जाकर वो जड़ी बूटी तुम खरीद पाओगे। और वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ के बीच उगती है। वहां से लाने में कई लोगों की जान भी जाती है, इसीलिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अब वही तुम्हारी बहन को बचा सकती है और कोई नहीं। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। तीनों भाई सन्न रह जाते हैं। हे भगवान, मनोज भैया, रवि, अब हम क्या करें? 100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे पास तो इतने पैसे कभी रहे ही नहीं हैं। भैया, हमें एक काम करना होगा। हमें अपना ये घर बेचना होगा, क्योंकि हम अपनी बहन को बचाने के लिए ये घर भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। क्या कहते हो भैया? हाँ, तो ठीक कहता है। चलो सेठ जी के पास चलते हैं। वो हमारा घर वैसे भी खरीदना चाहते थे, तो वो शायद खरीद लेंगे तो कुछ पैसे आ ही जाएंगे। चलो। तीनों भाई घबराए हुए सेठ के पास पहुंचते हैं और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे क्या हो गया भाई? कौन है? दरवाजा पीट पीट के तोड़ दोगे क्या? है क्या बात है भाई? तुम तीनों दरवाजा काहे पीट रहे हो? ऐसे कौन सी आफत आ गई है, बताओ। सेठ जी, बात यह है कि आप हमारा घर खरीदना चाहते थे ना, तो आप उसे खरीद लीजिए। मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है सेठ जी, खरीद लीजिए घर को। अरे हाँ, ठीक है, मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं उसके बदले तुम्हें सिर्फ 25 सोने के सिक्के दूंगा। न एक ज्यादा न एक कम। लेना हो तो लो भैया, नहीं तो पलट के जाओ भैया। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास। क्या आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने तो पहले कहा था कि आप उसके पूरे 50 सोने के सिक्के देंगे, और अभी एकदम आधा 25। कैसे आपने अभी एकदम से दाम आधा काहे कर दिए सेठ जी? देखो भैया, उस वक्त तुम्हारे घर की जरूरत मुझे थी, तो उस घर की कीमत ज्यादा थी। लेकिन अब मुझे खरीदना नहीं है और तुम जबरदस्ती बेचना चाहते हो, तो बस अब जरूरत तुम्हारी है, तो दाम मेरे मुताबिक होगा। लेना हो तो लो, नहीं तो नमस्ते करो। बताओ भैया। हाँ, ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त किसी भी हाल में अपनी बहन को बचाना है। ठीक है। सेठ घर के अंदर जाता है और 25 सोने के सिक्के लाकर लखन के हाथ में रख देता है। हाँ, ये हुई ना बात। शाबाश, ये लो भैया, अब ये घर हो गया मेरा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। 1 महीने के अंदर वो घर खाली कर देना, ठीक है? जी सेठ जी, ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर ही वो घर खाली कर दूंगा। इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कौन सी बात है? तेरा बाप मेरे यहाँ पुराना नौकर था, और भला उसके बच्चों को यूं रोड पर निकाल के फेंकना राम अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हें रहने का थोड़ा समय तो देना ही चाहिए था, इसीलिए दे दिया। अब जा,
तू भी क्या याद रखेगा कि कैसे सेठ से पाला पड़ा था। जाओ जाओ। सेठ वापस अंदर चला जाता है। तीनों भाई 25 सोने के सिक्के लेकर वापस घर आ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता के बादल हैं। अरे अब इतने में से तो कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। 25 सिक्कों से जड़ी बूटी का एक छोटा सा भाग भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ राजा अशोक घने जंगलों की तरफ जा रहे होते हैं। वे अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकले हैं। चलते चलते वे जंगल के एक अत्यंत पुराने और डरावने हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां एक तांत्रिक की कुटिया है। जंगल की उस डरावनी कुटिया में राजा अशोक तांत्रिक के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में लालच और उत्सुकता साफ दिख रही है। बताओ तांत्रिक, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक ऐसा उपहार दोगे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब जल्दी से हमें हमारा उपहार दो, हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। बताओ। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपका उपहार तो कब से तैयार करके बैठा हूँ, बस आपके आने की देरी थी। बगड़बम 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 बगड़बम। इतना कहकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और कुछ भयानक मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक कुटिया में धुआं फैलता है और एक बंदर प्रकट हो जाता है। महाराज, ये बंदर ले जाइए। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये आपका भविष्य बताएगा और आपके ऊपर आने वाले सारे संकटों की भविष्यवाणी कर देगा। अरे वाह 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 वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है तांत्रिक, तुमने अपना वादा निभाया, इसीलिए अब मैं इस बंदर को अपने साथ लेकर जाता हूँ। ठीक है। राजा अशोक प्रसन्न होकर बंदर के साथ वहां से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही तांत्रिक कुटिया में जोर जोर से अट्टहास करने लगता है। राजा कितना मूर्ख है। अरे इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि ये बंदर कोई जादू नहीं जानता। मैंने तो बस इससे आधा राज्य हड़पने का एक छोटा सा नाटक किया है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। राजा अशोक बंदर को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। वहां का मंत्री उन्हें एक बंदर के साथ देखकर हैरान रह जाता है। अरे महाराज, आप इस बंदर को राजमहल क्यों लेकर आए हैं? ये क्या माजरा है? अरे इसे मामूली बंदर मत कहो मंत्री, ये मेरा भविष्य बताने वाला दोस्त है। तुम्हें पता है, ये मेरी आने वाली हर मुसीबत के बारे में मुझे पहले ही बता देगा। धात तेरे की, ये महाराज तो सच में बेवकूफ हो गए हैं। एक मामूली सा दिखने वाला बंदर भला कौन सा भविष्य बता सकता है? या नहीं तो मूर्ख राजा और ये बेवकूफ बंदर। अच्छा महाराज, क्या बात है, क्या बात है। आपकी लीला अपरंपार है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ। राजा अशोक उस बंदर को अपने खास कक्ष में रखते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक सुबह जैसे ही राजा अशोक अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि बंदर गायब है। अरे कहाँ गए सब के सब? अरे मेरा बंदर कहाँ चला गया? मंत्री, अरे मंत्री जी जल्दी आइए, मंत्री जी। मंत्री भागता हुआ राजा के कक्ष में आता है। क्या बात है महाराज, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हो गया? अरे देखो, हमारा बंदर चोरी हो गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है, यहाँ भला कौन चोरी कर सकता है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस बंदर चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। वो हमारा भविष्य बताने वाला है और उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। हम कहते हैं जाओ जल्दी से हमारे बंदर को ढूंढो, चाहे तो पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो भी उस बंदर को ढूंढ कर लाएगा हम उसे ढेर सारा इनाम देंगे। जाओ
लेकर आओ। हाँ हाँ, ठीक है, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मैं अभी घोषणा करवा देता हूँ। ठीक। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई मनोज, लखन और रवि अपनी बहन की दवा के लिए पैसे जुटाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर 25 सिक्कों के अलावा उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। उनकी उम्मीद अब टूटने लगी है। हाँ भैया, हमने सब जगह हाथ मार लिए, पर मात्र 75 सिक्कों का ही इंतजाम हो पा रहा है। राधा की हालत बिगड़ती जा रही है, क्या करें समझ नहीं आता। घर के बाहर तीनों भाई हताश बैठे हैं। राधा की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। तभी उनके पास गांव का एक पुराना जानकार बूढ़ा व्यक्ति आता है। भैया, अब क्या करें, सही बताऊं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। हमने कई बार कोशिश की, पर पैसों का कहीं से कहीं तक कोई इंतजाम ही नहीं हो रहा। तो अब ए बेटा, मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से तुम तीनों भाई अपनी बहन को बचाने के लिए बड़े परेशान हो और पैसे इकट्ठा कर रहे हो। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्या करें, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा। हम पूरा पैसा इकट्ठा कर ही नहीं पा रहे। बेटा, देखो, तुम्हारी बहन को एक जादुई अंगूठी बचा सकती है, और वो अंगूठी राजा के पास है। उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारी बहन को जो बीमारी लगी है ना, उसके लिए उस अंगूठी को पानी में डुबोकर अगर वो पानी पिलाया जाए तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। काका, ऐसा क्या है उस अंगूठी में? बेटा, वो अंगूठी एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा ने कई जड़ी बूटियों का अर्क मिलाकर बनाई थी और राजा को उपहार में दी थी ताकि वो प्रजा की मदद कर दे। लेकिन हमारे लालची राजा ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है और वो किसी को नहीं देता। ठीक है काका, आपने हमारी इतनी मदद कर दी है, इसके लिए मैं कैसे शुक्रिया करूं पता नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा अंगूठी को पाने के लिए। धन्यवाद काका, धन्यवाद। बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है, लेकिन तीनों भाई फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि महाराज अंगूठी भला क्यों देंगे। तभी अचानक गांव की चौपाल पर मंत्री की आवाज गूंजती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज का बंदर खो गया है। जो कोई भी महाराज का बंदर ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसे ढेर सारी सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे। गांव में खलबली मच जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दूर खड़ा रवि ये सब सुन लेता है और भागते हुए अपने भाइयों के पास पहुंचता है। क्या हो गया रवि? क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हो गया? भैया, परेशान नहीं हूँ, मैं तो रास्ता देख, मतलब मुझे रास्ता मिल गया। हम अपनी बहन को बचा सकते हैं और राजा से वो अंगूठी भी हासिल कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? पर कैसे? भैया, बात यह है कि राजा का कोई बंदर है जो खो गया है। अगर हम उस बंदर को ढूंढकर राजा को दे देंगे तो इनाम के तौर पर उनसे हम वो अंगूठी मांग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रवि। लेकिन रवि, छोटे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो बंदर कैसा दिखता है और कहाँ मिलेगा? इसमें कौन सी समस्या की बात है? चलो मंत्री जी से पूछ लेते हैं, वो अभी राजमहल की तरफ ही निकले हैं। आ जाओ। तीनों भाई दौड़कर राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां मंत्री खड़ा होता है। अरे 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 अरे, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी, हम महाराज जी के बंदर को ढूंढना चाहते हैं। कृपया ये बताइए कि उसका रंग रूप कैसा था, कैसा दिखता था? अच्छा 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 अच्छा, तो तुम उसे ढूंढना चाहते हो? तो ठीक है भैया, सुनो। वो हल्का भूरा रंग का है और उसकी आंखें नीली हैं। उसकी लंबाई मेरे घुटने तक है और उसके गले में मोतियों की एक माला है। उसे देखते ही तुम पहचान जाओगे। अच्छा ठीक है मंत्री जी, हम उसे जरूर ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है ठीक है। तीनों भाई घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत और झाड़ियों की खाक छानने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अरे बाप रे, ये क्या! हम कई घंटों से ढूंढ रहे हैं लेकिन महाराज के बंदर का कोई पता नहीं चल रहा।
हाँ भैया, अरे रे, हम भी बहुत थक गए हैं, लेकिन भैया हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए और ढूंढते हैं, शायद हमें आगे वो बंदर मिल जाए। आइए आइए आइए। तीनों भाई जंगल की और गहराई में उतर जाते हैं, जहां घना अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही हैं। पर राधा का चेहरा याद आते ही वे आगे बढ़ते रहते हैं। तीनों भाई जंगल में भटक रहे हैं। तभी अचानक एक पेड़ की टहनी पर उन्हें एक बंदर बैठा दिखाई देता है। अरे वो देखो, ये रहा बंदर, देखो तो। अरे लेकिन ये तो काले रंग का है, और मंत्री जी ने जो बताया था इसका रंग वैसा नहीं है, और ना ही इसकी आंखें नीली हैं और ना ही इसकी लंबाई घुटनों तक है। आहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। सुन छोटे लखन, देखो बंदर को ढूंढते ढूंढते कहीं हमारी बहन की आखिरी सांस ना निकल जाए। मेरे पास एक तरकीब है। देखो सीधी बात है, वक्त तो अब और बचा नहीं है। क्यों ना हम इस बंदर को वैसा ही बना दें जैसा राजा जी को पसंद है, यानी कि हम इस बंदर को वैसा ही रंग देंगे, और उसकी आंखों में वो एक औषधि है ना वैद्य जी के पास, वो डाल देंगे इसकी आंखों में, तो इसकी आंखें नीली हो जाएंगी। अरे वही औषधि जो हमारे गांव के वैद्य के पास है ना, जिसे आंखों में डालते ही आंखों का रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है, वो वाली। क्या कहते हो छोटे? तरकीब तो बहुत बढ़िया है भैया, लेकिन देखा जाए तो ये सरासर धोखा होगा ना। देखो रवि, चाहे धोखा हो चाहे जो हो, हमें अपनी बहन को बचाना बहुत जरूरी है। और राजा ने भी वो जादुई अंगूठी अपने पास छिपा कर रखी है, कोई ईमानदारी से तो रखी नहीं है। वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है बताओ? वो भी तो धोखेबाज ही है ना। हाँ। बात तो आपकी भी ठीक है भैया। अपनी राधा के लिए हमें ये करना ही होगा। ठीक है। तीनों भाई उस काले बंदर को पकड़ लेते हैं और चुपके से अपने घर ले जाते हैं। मनोज उस पर पूरा रंग चढ़ा देता है, जैसा मंत्री ने बताया था। इतने में छोटा भाई रवि वैद्य के यहाँ से औषधि लेकर आता है और बंदर की आंखों में डाल देता है, जिससे उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं। चलो सब कुछ तो मंत्री के कहे अनुसार हो गया, लेकिन ये इसके गले में मोतियों की माला कहाँ से लेकर आए हैं? क्या रवि, कुछ है जुगाड़? अरे दादा, तुम्हें याद नहीं, राधा के पास एक मोतियों की माला थी जो उसकी सहेली ने उसे जन्मदिन पर दी थी। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। रवि घर के अंदर से माला लाकर बंदर के गले में पहना देता है। अब वो बंदर बिल्कुल राजा के खोए हुए बंदर जैसा दिखने लगता है। अब तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये बंदर असली है या नकली है। चलो अब राजमहल चलते हैं, चलो। तीनों भाई बंदर को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजा अशोक जैसे ही उस बंदर को देखते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे मेरे बंदरू 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 वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिरकार तुम तीनों ने हमारा बंदर ढूंढ लिया। वाह, अरे हम तो बड़े परेशान थे। लाओ 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 लाओ, अरे हमारे बंदरू को दो हमें, अरे इसे जल्दी से लेकर आओ, लाओ लाओ लाओ। आ आ आ आ रवि आगे बढ़कर बंदर को राजा के हाथों में सौंप देता है। राजा उसे सीने से लगा लेते हैं। महाराज, हम तीनों ने बड़ी मेहनत से आपके बंदर को ढूंढ निकाला है। अब आप हमें जल्दी से हमारा इनाम दे दीजिए, ताकि हम अपनी बीमार बहन की जान बचा सकें। इनाम? कैसा इनाम? कौन सा इनाम? काहे का इनाम? कैसा इनाम? आपने ही तो पूरे गांव में घोषणा करवाई थी महाराज कि जो कोई भी आपका बंदर ढूंढ कर लाएगा आप उसे इनाम देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप हमें इनाम दीजिए। राजमहल के दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा अशोक अपने बंदर को पाकर खुश तो हैं, लेकिन उनका लालच उन्हें इनाम देने से रोक रहा है। देखो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या मेरा बंदर वापस लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? क्या अब तुम्हें इसके बदले इनाम भी चाहिए? अरे भाई, तुमने अपना कर्तव्य अदा किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों बंदरू, सही कहा ना मैंने?
अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप अपने कहे वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आपने ही तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया था कि बंदर लाने वाले को इनाम मिलेगा, और आप अब अपनी ही बात से पलट रहे हैं। ये तो गलत हुआ ना महाराज। देखो, तुम लोग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम हमें, एक राजा को, सही गलत का पाठ पढ़ाओगे? हम इस राज्य के स्वामी हैं और हमसे जुबान लड़ाना तुम लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। हम कहते हैं चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। राजा मन ही मन सोचता है कि ये बंदर तो मेरा भविष्य देखने की कुंजी है। इसे तो मैंने रख लिया, पर इन गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं देना फिजूल खर्ची है। क्यों ना इन्हें एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसमें ये खुद ही फंस जाएं? ठीक है। अगर तुम्हें इनाम ही चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम तीनों को मुझे एक एक ऐसी बात बतानी होगी जिस पर मैं असंभव या झूठ ना कह सकूं। अगर मैं तुम्हारी बात मान गया तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन अगर तुम सफल नहीं हुए, असफल हुए, तो इनाम के बजाय कारावास मिलेगा तुम्हें। बोलो, मंजूर है? तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं और राजा की चालाकी समझ जाते हैं। वे उसे सबक सिखाने की योजना बनाकर तैयार हो जाते हैं। महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सुनिए, मेरे पूर्वजों के पास एक ऐसी चमत्कारी लाठी थी जिससे वो आसमान के सितारों को हिला देते थे और रात को रोशनी कम होने पर चांद को पास खींच लेते थे। क्या ये बात आपको पता थी? बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सच है ये। मुझे इस लाठी के बारे में पहले से पता था। तुम्हारे पूर्वज महान रहे होंगे, समझे? राजा मुस्कुराता है कि उसने बात मान ली और झूठ नहीं कहा। अब मंझले भाई की बारी आती है। महाराज, तो अब मेरी भी सुनिए। महाराज, बात यह है कि हमारे खेत में एक बार एक ऐसी अनोखी ककड़ी उगी थी जो आसमान छूती थी। वो इतनी पतली थी जितनी आपके हाथ की ये जादुई अंगूठी। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि उस ककड़ी के बीज से ही वो अंगूठी बनी थी जो आज आपने पहनी हुई है। हमारे दादाजी ने कहा था कि एक दिन राजा ये अंगूठी हमें वापस करेंगे। हाँ, संभव है, संभव है। विचित्र है पर सच है। ना, अगर ये तुम्हारी अमानत है तो ले लो इसे, लो। अब छोटा भाई रवि अपना अंतिम दांव खेलता है जिससे राजा के होश उड़ जाते हैं। महाराज, अब मेरी बात सुनिए। दरअसल आपके स्वर्गीय पिता ने मेरे पिता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरा बेटा राजा बनेगा तब वो ये कर्ज चुकाएगा। मैं आज वही उधार की राशि लेने आया हूँ। अब बताइए महाराज, क्या ये सच है? राजा अशोक बुरी तरह फंस जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि ये झूठ है तो मैं तो शर्त हार जाऊंगा और इसे इनाम देना पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूँ कि सच है तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज के रूप में देनी पड़ेंगी। ये तो मैं कहाँ फंस गया। अब ये तो तुमने हमें भारी धर्म संकट में डाल दिया। अगर हम इसे सच कहेंगे तो मुझे खजाना खाली करना पड़ेगा, और झूठ कहूँ तो मैं अपनी ही शर्त हार जाऊंगा। अब ओहो, क्या करूं? महाराज, इन लड़कों ने आपको अपनी बातों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है महाराज। अब हम आपको कायर कहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, बस करिए मंत्री जी। और तुम तीनों, ठीक है, हार गया। मैं तुम तीनों की बुद्धिमत्ता के सामने हार स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तुम्हारी दलीलें अचूक थी। मंत्री जी, इन्हें तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं
और साथ ही ये अंगूठी भी इन्हें सौंप दी जाए। तीनों भाई खुशी खुशी मुद्राएं और अंगूठी लेकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मंत्री हैरान होकर राजा के पास आता है। आहा, महाराज महाराज महाराज, ये आपने क्या कर दिया? आपने एक मामूली इनाम के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं और अपनी सबसे कीमती जादुई अंगूठी भी उन लड़कों को दे दी। क्या महाराज? अरे सच में मंत्री जी, उन्होंने हमें अपनी बातों में अब ऐसा घुमाया कि हम क्या कहें, ना चाहते हुए भी हमें सब कुछ देना पड़ा। अरे आप ही तो कह रहे थे कि कायर कहलाएंगे अगर हम पीछे हट गए। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास वो जादुई बंदर तो है जो हमारा भविष्य बताता है। धन का क्या है, कर बढ़ाकर फिर से वसूल कर लेंगे। पर भविष्य बताने वाला ऐसा साथी तो कहीं नहीं मिलेगा ना। क्यों बंदरू? राजा उस बंदर की ओर बड़े प्यार से देखता है जो सिंहासन के पास बैठा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम जंगल में भटक कर बहुत गंदे हो गए हो। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहला देता हूँ। आओ 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 आओ। फिर राजा अशोक एक स्वर्ण पात्र में पानी लेकर बंदर को नहलाने लगता है। अरे साफ पानी से नहाओगे मेरे प्यारे बंदरू तो तुम मस्त मस्त चमकने लगोगे। अरे जैसे ही वो बंदर पर पानी डालता है, बंदर का भूरा रंग धीरे धीरे उतरने लगता है और नीचे से काला रंग उभर आता है। राजा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? अरे ये क्या? इसका तो रंग उतर रहा है। इसकी आंखें, इसकी नीली आंखें भी जादुई नहीं, ये तो किसी औषधि का लेप है। मंत्री जी! महाराज महाराज, ये तो वही मामूली सा काला बंदर है जो जंगल में हर पेड़ पर मिलता है। तो तेरे की, यानी कि उन लड़कों ने आपको नकली बंदर थमा दिया है, आपको बेवकूफ बना दिया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप उल्टा उनकी बातों में उलझकर सब कुछ लुटा बैठे, ऊपर से बेवकूफ भी बन गए। क्या राजा हैं आप? अरे तो तुम क्या मंत्री हो? तुम भी तो वहीं पे थे। हाय 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 हाय, मैं लुट गया। उन साधारण से दिखने वाले लड़कों ने एक राजा को मिट्टी में मिला दिया। नकली बंदर देकर वो मेरा खजाना, मेरी अंगूठी लेकर चंपत हो गए और मैं कितना बड़ा मूर्ख निकला। राजा परेशान होकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहीं सभी सैनिक ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई बिजली की फुर्ती से भागते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, जल्दी चलो भैया, हमारे पास अंगूठी और धन दोनों है। अब हमारी राधा को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो आ जाओ। तीनों भाई भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं। रवि बिना वक्त गवाए एक पात्र में पानी लाता है और उसमें वो जादुई अंगूठी डुबो देता है। वो दौड़कर बिस्तर पर लेटी अपनी बहन राधा के पास पहुंचता है। राधा, लो बहन, जल्दी से ये पानी पी लो, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लो लो लो। जैसे ही राधा वो पानी पीती है, एक चमत्कार होता है। उसके चेहरे का पीलापन गायब हो जाता है और वो अचानक उठकर बैठ जाती है। भैया, ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे ऐसे क्या पिलाया? हाँ, बस यूं समझ ले बहन कि आज हम तीनों भाइयों की बुद्धि ने तुम्हें बचा लिया और एक घमंडी राजा को उसकी असली जगह दिखा दी। अब हमें अपना घर भी बचाना है। राधा, तुम यहीं रुको, मैं सेठ जी को उनका पैसा देकर अपना घर वापस लेकर आता हूँ। लखन और मनोज सोने की मुद्राएं लेकर सेठ के पास पहुँचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। अरे कौन है? ओहो, तुम तीनों फिर से यहाँ? अब कौन सा घर बेचना है भाई? क्या बात है, बताओ। सेठ जी, अब अपना घर वापस छुड़ाने आए हैं। ये लीजिए, आपने हमें 25 सोने की मुद्राएं दी थी, अब आपको पूरे 50 सोने के सिक्के दे रहे हैं। बस हमारा घर हमें वापस दे दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं,
मैं घर वापस नहीं देने वाला। हाँ, सेठ जी वापस दे दीजिए, भगवान के लिए हमारा घर वापस दे दीजिए। वो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। हमने अपनी बहन को बचाने के लिए उसे गिरवी रखा था, लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त धन है। अच्छा ठीक है, चलो। तुम भी क्या याद करोगे किस सेठ से पाला पड़ा था? सेठ पैसे रख लेता है और घर के कागजात उन्हें वापस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राजा की मूर्खता की बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। गांव की चौपाल पर लोग जमा होकर बातें कर रहे हैं। अरे ए मनोहर, सुना तूने? हमारा राजा कितना मूर्ख है। हमारे गांव के 3 भाइयों लखन, मनोज और रवि ने मिलकर राजा को उल्लू बना दिया। उसकी जादुई अंगूठी भी ले ली और 100 सोने के सिक्के भी झाड़ लिए। बताओ क्या राजा बनेगा ये? अरे सच में पुत्तन, बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो राजा अपने आप को समझता क्या था? वो पूरी प्रजा को मूर्ख समझता था, और आज देखो ऐसा मूर्ख बना है कि क्या कहना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तभी सभी गांव वाले राजा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी बीच मंत्री भागता हुआ तीनों भाइयों के घर पहुंचता है। तो तुम तीनों यहाँ हो। चलो, महाराज ने तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया, चलो। पर महाराज ने हमें किस लिए बुलाया है मंत्री जी? महाराज तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, तुम बस चलो तो। तीनों भाई संकोच के साथ राजमहल पहुंचते हैं। राजा अशोक अपने सिंहासन पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम तीनों ने सच में कमाल कर दिया। एक नकली बंदर थमाकर तुम तीनों ने हमसे इतना कुछ हासिल कर लिया। माफ कर दीजिए हमें महाराज, हमारा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। बस हमें अपनी बहन की जान बचानी थी और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। समय बहुत कम था, इसी वजह से हम सबको ये करना पड़ा। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी इस बुद्धि की तो तारीफ कर रहा हूँ। सुनो, आज से मैं तुम तीनों को अपने महल में काम देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही चतुर बुद्धि वाले लोग अगर मेरे महल में रहेंगे तो हमारे महल की गरिमा बढ़ेगी ना, और कोई भी दुश्मन मेरे महल पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये आपने पहली बार जीवन में कुछ अकल का काम किया है। मेरा मतलब कि मैं भी आपसे यही कहने वाला था महाराज। हाँ, बस। और हाँ, मैं तुम में से एक भाई मनोज को सेनापति बनाता हूँ, एक भाई लखन को मैं अपने खजाने की देखभाल की जिम्मेदारी देता हूँ, खजांची बनाता हूँ, और एक भाई रवि को हमारा खास आदमी बनाता हूँ ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। ठीक है महाराज, हम तीनों भाई खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हैं। फिर तीनों भाई मुस्कुराते हुए राजमहल से वापस आ जाते हैं। उस दिन उन्होंने राजा को ठगा था, लेकिन फिर भी उन तीनों भाइयों की किस्मत बदल जाती है। वे राजमहल में काम करके अपनी बहन राधा के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन फिर से जीने लगते हैं।